प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा विपरीत आवेशित समांतर अचालक चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, विपरीत आवेशित समांतर अचालक चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जैसा कि ये हेडिंग दिया हुआ है, विपरीत आवेशित समांतर अचालक चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस डेरिवेशन से पहले यानी पिछली वाली क्लास में हमने ड्राइव किया था, अनंत विस्तार की एक चादर थी, अचालक चादर थी, उसके लिए हमने उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि दो चादर रख देंगे और वो विपरीत आवेशित होंगी। तो उसकी बनावट को इस तरह से मान लीजिए कि एक तो ये चादर है, ये चादर नंबर 1 है, और इसके पास में ही दूसरी चादर रखी हुई है, ये चादर नंबर 2 है, और ये विपरीत आवेशित हैं। कहने का मतलब, अगर पहली अनंत विस्तार की चादर हमारी धन आवेशित है तो दूसरी जो होगी वो ऋण आवेशित होगी, लेकिन दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है, यानी सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है आवेश की मात्रा बटे क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल। अब जैसा कि हेडिंग है विपरीत आवेशित, तो ये विपरीत आवेशित हैं समांतर अचालक चादरों के कारण। समांतर अचालक चादर हैं, समांतर चादर हैं, और ये दोनों ही अचालक चादर हैं। उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी इन चादरों के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ निकालेंगे? एक तो हम मान लेंगे कि चादरों के अंदर ये बिंदु P है, यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस चादर के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो बिंदु P पर, और फिर हम दूसरी चादर के कारण भी इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ऐसे ही एक बिंदु मान लीजिए, बाहर ले लीजिए, चाहे राइट साइड ले लो या लेफ्ट साइड, किसी भी दिशा में ले लो। तो एक बाहर बिंदु ले लेंगे, ये बिंदु है, और ये मान लीजिए कि बिंदु P डैश है। तो आंतरिक बिंदु P पर और बाह्य बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका अगर हम वर्णन करेंगे तो यही लिखेंगे कि माना दो समांतर चादरें हैं, विपरीत आवेशित हैं, और एक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा धनात्मक है और दूसरे पर ऋणात्मक है। तो हमें दो बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम चित्र का ही वर्णन कर लेते हैं। माना दो समांतर चादरें, विपरीत आवेशित हैं, और उन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है। अब जिसके कारण हम क्या करेंगे, जिसके कारण यानी अंदर बिंदु P पर और बाह्य बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, या जिनके कारण लिख दीजिए यहां पर, जिनके कारण आंतरिक बिंदु P तथा बाह्य बिंदु
P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं, आंतरिक बिंदु ले लेते हैं P। तो लिख देंगे आंतरिक बिंदु P पर, आंतरिक बिंदु P पर देखिए तो पहली चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहली चादर चूंकि धनावेशित है तो इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो दूर की ओर होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1, इसे E1 मान लीजिए। ऐसी दूसरी चादर है, दूसरी चादर के कारण P बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दूसरी चादर चूंकि ऋणावेशित है तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ही ओर होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ऋणावेश की ओर ही होगी, यानी दूसरी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दोनों ही एक ही दिशा में हैं। तो पहले हम दोनों के मान निकाल लेंगे, यानी पहली चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली चादर के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहली चादर के कारण देखिए, पहली चादर फिर से दोबारा देख लो, पहली चादर ये है, पहली चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दूर की ओर होता है, यानी इसको हम जो कि माना पहली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर। अब देखिए ये अनंत विस्तार की चादरें हैं, तो अनंत विस्तार की चादर के पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो वही होगा, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी जो दिशा होगी वो चादर 2 की ओर है, वो कोष्टक में लिख देंगे चादर 2 की ओर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी चादर के कारण भी P पर ही निकालेंगे, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे E2 मान लीजिए। तो ये भी देखिए दूसरी चादर के कारण भी यहीं पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो इस चादर के भी ये समीप है, समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, और इसकी दिशा भी यानी E2 की दिशा भी चादर 2 की ओर है, तो यहां पर लिख देंगे फिर से चादर 2 की ओर। अब देखिए E1 की दिशा यानी जो है चादर 2 की ओर है, यानी E1 भी चादर 2 की ओर है, E2 भी चादर 2 की ओर है, यानी दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र जो होगा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों सदिशों को जोड़ देंगे। अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर केवल वैद्युत क्षेत्र लिखा हो तब भी वो ठीक ही माना जाता है, और ये पूरा लिख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देंगे, यानी E बराबर, दो सदिश एक ही दिशा में हैं, दो सदिश E1 और E2 एक ही दिशा में हैं, तो परिणामी जो होगा E बराबर जुड़ जाएगा, यानी E1 प्लस E2। यदि विपरीत होते तो परिणामी निकालने के लिए घटाना पड़ता, तो यहाँ पर एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। तो E1 प्लस E2 दोनों के मान रख दीजिएगा, E1 का मान रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ऊपर वाले समीकरणों से दोनों E1 और E2 के मान यहाँ रख देंगे, इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, ये निकल कर आ गया, यानी दोनों चादरों के कारण
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल कर आएगी वो E बराबर निकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब चूंकि एक ही दिशा में है, E1 और E2 दोनों ही चादर 2 की ओर है, तो परिणामी जो निकल कर आएगा वो भी चादर 2 की ओर ही आएगा। यहाँ पर लिख देंगे चादर 2 की ओर, ये निकल के आ गया। ऐसे ही जो दूसरा बिंदु है P डैश, यानी बाह्य बिंदु P डैश, बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड निकालेंगे। बाह्य बिंदु P डैश पर, तो बाहरी बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो उसके लिए फिर से देखो, चित्र में आ जाते हैं। फिर से देखो, इस चित्र को देखें तो देखो ये धनावेशित प्लेट है। धनावेश के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर की ओर होती है। धनावेश के कारण दूर की ओर होती है, इसको E1 मान लीजिए। दूसरी प्लेट ये है, दूसरी प्लेट के कारण यानी ऋणावेशित प्लेट के कारण इसी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर होती है, यानी पास की ओर होती है। तो ये दूसरी प्लेट है, तो उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेंगे। तो ऋणावेश के कारण तो पास की ओर होती है, धनावेश के कारण उसी बिंदु पर दूर की ओर होती है। तो अब यहाँ पर परिणामी निकालेंगे तो हमें एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे, तो पहली चादर के कारण या चादर 1 के कारण, चादर 1 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 बराबर ये हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखो ये E1 था, E1 की दिशा किधर को है, चादर 2 से दूर की ओर है। तो लिख देंगे चादर 2 से दूर की ओर, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चादर 2 के कारण निकालें। P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ये हो जाएगा E2 मान लेंगे इसको, और इसका मान भी वही निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये किधर को है, ये चादर 2 की ओर है। ठीक, तो E1 का मान निकला चादर 2 से दूर, और E2 का मान निकला चादर 2 की ओर, यानी ये चित्र E1 चादर 2 से दूर की ओर और E2 चादर 2 की ओर, दोनों विपरीत हैं। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए घटा देंगे। अतः P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आएगा E1 माइनस E2। तो दोनों मान रख दीजिएगा। E1 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये घट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, बराबर राशियां हैं दोनों, तो कट जाएंगी। तो E बराबर निकल के आ गया 0। इस प्रकार क्या निकल कर आया कि बाहरी यानी प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इस तरह से ये टॉपिक पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है
एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। तो हेडिंग को हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद में हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए लिखा है एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम ये जानें कि गोली कोश क्या चीज़ है। एक तो होता है बच्चों गोला होता है और एक होता है गोली कोश, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर मान लीजिए जैसे क्रिकेट की बॉल होती है भारी वाली जो अंदर से ठोस होती है, तो वो कहलाएगा गोला, जिसमें पदार्थ अंदर भी भरा हुआ होता है। और एक क्रिकेट की बॉल जो बच्चे खेलते रहते हैं, प्लास्टिक की बॉल होती है, जिस पर प्लास्टिक केवल ऊपरी सतह पर ही होती है, अंदर से खोखला होता है, वो कहलाएगा गोली कोश। तो गोली कोश का मतलब है कि जो अंदर से खोखला हो और प्लास्टिक या कहें कि जो पदार्थ है जिसका भी गोली कोश बना है, वो पदार्थ केवल बाहरी सतह पर ही लगा होगा, अंदर से वो खोखला होगा, तब वो कहलाएगा गोलीय कोश कहलाएगा। देखिए इसमें हमें लग रहा है कुछ आर पार सा दिख रहा है, उधर से जो लिखा वो इधर आ गया है, तो हम अगले साफ पेज पर आ जाते हैं। इधर एक साइड ही लिखते हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक गोली कोश बनाना है। तो ये हो गया भाई गोली कोश, और इसकी त्रिज्या गोली कोश की मान लीजिए कि गोली कोश की त्रिज्या है, मान लीजिए कि कैपिटल आर है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश है, और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और ये आवेश पूरे गोली कोश पर समान रूप से फैला हुआ है। तो इस गोली कोश के कारण इसके बाहर और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कि बाहरी बिंदु पर, यानी बाहरी बिंदु ये रहा, ये बिंदु है P, ये बिंदु है P। तो इस गोली कोश पर जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, समान रूप से फैला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और O जो है गोली कोश का केंद्र है। केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, ऐसा हम मान लेते हैं। स्मॉल r दूरी पर ये है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर इसकी सतह पर भी ज्ञात करेंगे। फिर एक अंदर बिंदु ले लेंगे, आंतरिक बिंदु ले लेंगे, आंतरिक बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब गोली कोश की सतह पर आवेश है, लेकिन उसके कारण हम गोली कोश के बाहर बिंदु P पर और सतह पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य बिंदु P पर, बाह्य बिंदु P पर। देखिए हमने हेडिंग इधर डाल दिया है, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ उस साइड लिखा था वो इस पार दिख रहा है, तो मुझे लगा यहाँ पर चित्र वगैरह बनाएंगे तो साफ नहीं दिखेंगे, इसलिए मैंने अगले पेज पर लिखना स्टार्ट कर दिया है। नोट्स में एक ही पेज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, हेडिंग भी ऊपर पड़ी हुई मिलेगी, नीचे ये डेरिवेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो बाह्य बिंदु P पर, तो ये बाहरी बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशंस में बताया था, एक शॉर्ट प्रोसेस बताया था कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो,
उस बिंदु से गुजरने वाला एक पहले गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए चुनते हैं। फिर डीए से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो कुल फ्लक्स निकल जाता है और उसकी गॉस प्रमेय से तुलना कर देते हैं, डेरिवेशन पूरा हो जाता है। तो यही हमें यहाँ पर भी करना है। तो जिस बिंदु यानी पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु पी से गुजरने वाला सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ का मतलब हमने बताया था ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो और जो पृष्ठ हम चुनेंगे उस पृष्ठ के लंबवत हो, तो जो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो गॉसियन पृष्ठ यानी इस तरह से खींच देंगे हम, तो गॉसियन पृष्ठ इस तरह से आएगा, गोली ही आएगा, गॉसियन पृष्ठ भी गोली आएगा। और यहाँ पर हमने बताया सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचो, हमने खींच दिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए चुनते हैं। ये डीए हमने चुन दिया। अब क्षेत्रफल अवयव डीए चुना तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये पृष्ठ लिया है तो क्षेत्रफल की दिशा, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबत होगी, यानी बाहर की ओर होगी। ये हो गई क्षेत्रफल की दिशा यानी डीए। ये सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश, तो वेक्टर हमने लगा दिया। अब इस आवेश के कारण यानी इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम कई बार बता चुके हैं कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर की ओर होती है। तो ये धनावेश है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि दूर की ओर होगी, यानी ई जो कि दूर की ओर होगी। तो यहाँ पर देखें ई और डीए के बीच का कोण यानी थीटा बराबर यहाँ पर 0 आएगा। तो हमने क्या प्रोसेस बताया था, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, हमने खींच लिया। उस गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए चुनते हैं, हमने चुन लिया। ठीक, हम डीए से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर कुल फ्लक्स निकालेंगे और उसकी गॉस प्रवेश तुलना कर देंगे। तो अब डीए हमने निकाला है यानी डीए हमने चुना, वहाँ पर ई और डीए समांतर हैं यानी थीटा बराबर 0 है। तो अब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा यानी डी फाई ई होगा। बराबर सूत्र क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है। तो ई डॉट डी ए यानी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा यानी ई डी ए कॉस, और ई और डी ए का मान, ई और डी ए दोनों ही समांतर हैं तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 होगा। तो 0 रख दिया यानी कॉस 0 का मान 1 होता है तो ई डी ए रह जाएगा यानी डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। इतना हुआ। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्षों का तो कुल फ्लक्स निकल आएगा यानी पूरे गोली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा। आता है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हम कहीं वैद्युत फ्लक्स की जगह पर केवल फ्लक्स लिख दें तब भी आप उसे वैद्युत फ्लक्स ही समझें, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी इसका दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स होता है तो डी फाई ई से डोनेट कर देते हैं और कुल फ्लक्स होता है तो डी हट जाता है। डी लगाने का मतलब होता है छोटी सी माप, छोटी माप करने के लिए उसको डी लगा देते हैं। यदि संपूर्ण माप है तो डी हट जाएगा यानी कुल फ्लक्स के लिए हो जाएगा फिर फाई ई बराबर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ई इंटू डी ए। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया। अब बात आती है कि हमने बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है कभी तो क्षेत्रफल अवयव यानी कभी तो सरफेस इंटीग्रल यानी पृष्ठीय समाकलन होता है। पृष्ठीय समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन ए लिख दें तो पृष्ठीय समाकलन, यदि सर्किल खींच दें तो बंद पृष्ठीय समाकलन यानी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर देखें कि ये पृष्ठ जो है पूरी तरह से क्लोज्ड है
तो यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ पर सर्कल खींच देंगे बस, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ई कांस्टेंट रहता है तो ई को बाहर कर लीजिए, यानी ई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए, और यानी फाई ई बराबर ई इंटू, ध्यान दीजिए फिर से चित्र से देखिए, डीए का मतलब यानी ये डीए का मतलब होता है सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल अवयव, इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे भाग का क्षेत्रफल। गौर करिए, ये डीए है यानी छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल यानी पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, और इसकी अब हम कर देंगे गॉस प्रमेय से तुलना। दोबारा से हम प्रोसेस यानी कई बार बता रहे हैं, सारे डेरिवेशंस इस चैप्टर में एक जैसे ही हैं, एक ही तरीके से किए जाते हैं, उसी क्रम में करते जाइए। सबसे पहले यानी जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, हमने खींचा क्षेत्रफल, और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए चुनते हैं, हमने डीए चुना। फिर डीए से गुजरने वाला फ्लक्स यानी ये निकाला हमने, डीए से गुजरने वाला फ्लक्स उल्टा उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो कुल फ्लक्स निकल आता है, कुल फ्लक्स निकल आया, इसकी गॉस प्रमेय से तुलना कर देंगे, फिर लिख देंगे, यानी गॉस प्रमेय से तुलना करनी है, डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार यानी फाई ई बराबर क्या होता है, घिरे हुए आवेश का 1/ε0, यानी ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। दोनों की तुलना कर दो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड यानी फाई ई, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड यानी फाई ई बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको पक्षांतर करके थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। गौर कर लीजिए, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको हमने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया, और ये आर स्क्वायर है इसको हमने ले जाकर क्यू के नीचे लिख दिया, पक्षांतर कर दिया है। आप लोग अपने तरीके से कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये निकल कर आता है, तो देखिए ये डेरिवेशन सेम, यानी ये सूत्र वही निकल के आया जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकल कर आता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गोली कोश पर फैला हुआ ये आवेश, जिसके कारण हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जिसकी दूरी स्मॉल r थी, तो ये संपूर्ण आवेश ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये संपूर्ण आवेश बिंदु O पर यानी केंद्र पर रखा हो। मान लीजिए कि यही प्लस क्यू आवेश जो गोले पर फैला हुआ है, गोली कोश पर फैला हुआ है, वो बिंदु O पर होता, यानी यहाँ पर प्लस क्यू आवेश होता, तो प्लस क्यू के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ये यहाँ पर बिंदु आवेश हो जाता है। फिर ये तो बिंदु यानी सेंटर पर रखा हुआ है, केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो उसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी यही सूत्र प्राप्त होता जो कि हमें अभी प्राप्त हुआ है, ये वाला। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही सूत्र था, और यहाँ पर गोली कोश के बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वही सूत्र प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि गोली कोश पर संपूर्ण आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसका गोली कोश के केंद्र पर रखा हो, ठीक है। तो यानी इसको चाहे तो हम लिख दें इस प्रकार, लिख देंगे इस प्रकार, एक समान आवेशित गोली कोश बाह्य बिंदु के लिए
वैसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। केंद्र पर रखा हो, ठीक है, ये हो गया। तो ये टॉपिक यानी बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल आ गया। इसके बाद हम लेंगे गोली कोश के पृष्ठ पर। तो फिर से दोबारा देखें, ये हमने जो लिया था गोली कोश के बाहर बिंदु P लिया था। अब अगर मान लें कि यही बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर रखा हो, यानी गोली कोश के पृष्ठ पर, हेडिंग डाल देंगे गोली कोश के पृष्ठ पर, गोली कोश के पृष्ठ पर। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। अभी यहां पर क्या था, पहला वाला जो बाह्य बिंदु P जो लिया था हमने, उसमें स्मॉल r दूरी पर लिया था। तो स्मॉल r का मान गोली कोश की जो त्रिज्या है कैपिटल R उससे भी ज्यादा था। यानी ये जो निकल कर आया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी गोली कोश के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R से। यानी स्मॉल r का मतलब बिंदु P की दूरी केंद्र से, और कैपिटल R का मतलब गोली कोश की त्रिज्या। तो दूरी जो है गोली कोश की त्रिज्या से भी ज़्यादा थी। अब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यही बिंदु उठकर इसकी सतह पर आ जाए, यानी सतह पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो स्मॉल r जो होगा फिर कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर बिंदु ले लेंगे तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है, और उस बिंदु तक की दूरी स्मॉल r लेते थे, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही मान ऊपर वाले सूत्र में रखकर सीधा प्राप्त किया जा सकता है। तो वहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q बटे कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, ऊपर वाले इस सूत्र में ये निकल कर आ जाएगा। तो ये गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकलाया। अब हम निकालेंगे आंतरिक बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आंतरिक बिंदु P डैश पर, आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे क्या मतलब। आंतरिक बिंदु का मतलब, दोबारा से चित्र को देखिए, ये है आंतरिक बिंदु। इस बिंदु यानी ये बिंदु मान लीजिए कि P डैश है। इस बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फिर से हमें वही करना है, यानी एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ खींचने का मतलब इन आवेशों से समान दूरी पर लेंगे तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो मान लीजिए कि ये गॉसियन पृष्ठ है जो कि गोली होगा। फिर क्या करेंगे, बिंदु P डैश यानी इस गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे। क्या लेंगे, एक क्षेत्रफल अवयव चुन लेंगे, और क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर प्राप्त हुआ है यानी dA। तो dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कुल फ्लक्स निकालेंगे और उसकी गॉस प्रमेय से तुलना करेंगे। तो इस कंडीशन में जो स्मॉल r यानी इस बिंदु P डैश तक की दूरी स्मॉल r मान लीजिए, तो यहाँ पर स्मॉल r का मान अब गोली कोश की जो त्रिज्या थी कैपिटल R उससे कम है। तो यहाँ पर लिखना चाहें लिख देंगे, आंतरिक बिंदु पर यानी P डैश पर यहाँ के लिए स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा। यानी बाह्य बिंदु के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, और गोली कोश पर देखेंगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और आंतरिक बिंदु पर करेंगे तो वहाँ पर आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे तो वहाँ पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा। वैसे तो आंतरिक बिंदु पर अभी डेरिवेशन करेंगे तब पता लगेगा कि आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो लेकिन हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे और वहाँ पर क्षेत्रफल अवयव dA थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अब
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी, तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो तो हो जाएगा ई डॉट डीए, ठीक है। लेकिन कुल फ्लक्स निकालेंगे तो उसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीए यानी कुल फ्लक्स निकल आएगा ये, तो ई डॉट डीए हो जाएगा क्षेत्रफल अब डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, तो कुल फ्लक्स निकलाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ई डॉट डीए, यहाँ पर ई और डीए पैरेलल होंगे तो लिख देंगे हम क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डीए कॉस जीरो का मान 1, तो और आगे हो जाएगा यानी ई डीए, ठीक है। तो और आगे बढ़ते जाइएगा, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट और हाँ थोड़ा सा इसे हटा दीजिए, यहाँ पर इस तरह से इसको लिखिएगा, ई को, ई यहाँ पर कांस्टेंट है, ई को बाहर कर लीजिए और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए इतना रह जाएगा। इसे और हल करें तो डीए का मतलब छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी डीए का मतलब सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कर दिया पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन गॉस प्रमेय के अनुसार यानी जो फाई ई जो निकाला है ये किसके बराबर होता है, आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो, घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन। अब बात ये आती है कि सारा आवेश तो गोली कोश के पृष्ठ पर है और हम बात कर रहे हैं अंदर बिंदु पी डैश है, वहां से गुजरने वाला ये गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ आवेश कितना है। गॉस प्रमेय में यहाँ पर जो Q लिखा हुआ है वो वही तो है, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ आवेश तो है ही नहीं, क्योंकि सारा आवेश तो इस गॉसियन पृष्ठ के बाहर है यानी गोली कोश पर है, तो यहाँ पर घिरा हुआ आवेश शून्य है, तो घिरा हुआ आवेश यहाँ पर शून्य रख दीजिएगा, यानी ये निकला है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गॉस प्रमेय के अनुसार ये होता है घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना, यानी Q/एप्सिलॉन, और Q का मान हमने बताया अभी घिरा हुआ आवेश जो है वो 0 है, तो 0/एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये 0 हो जाएगा, यानी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, यानी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, यानी E बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है, क्या निकल कर आया, अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है। चित्र में दोबारा से देखिए, यह है गोली कोश, तो इस गोली कोश के अंदर हर जगह वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर हर जगह वैद्युत क्षेत्र, चाहे केंद्र हो चाहे इसके इर्द गिर्द कहीं और बिंदु हो, गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। सतह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर होता है, और बाहरी बिंदु पर जो निकल कर आया, ये निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे स्मॉल r स्क्वायर होता है। तो तीनों बिंदुओं पर अलग अलग निकाला। यदि हम एक ग्राफ खींचना चाहें, ग्राफ द्वारा शो करना चाहें कि दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से बदल रहा है, तो इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम अलग चित्र एक बना लेते हैं समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि ये एक गोली कोश है, गोली कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, पूरे गोली कोश पर समान आवेश फैला हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यानी 2 एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं कि स्मॉल r लिया गया है, और बाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E ली गई है। ये ऑरिजिन पॉइंट है O, ये केंद्र बिंदु है O। तो देखिए सेंटर पर यानी केंद्र पर
वैद्युत क्षेत्र कितना था, 0। यानी देखिए जब दूरी बढ़ेगी तो ग्राफ आगे की ओर बढ़ेगा और वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं केंद्र पर अभी हमने निकाला, डेरिवेशन किया कि अंदर तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहेगा। तो देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो दूरी तो बढ़ती है लेकिन वैद्युत क्षेत्र नहीं बढ़ता। अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ता तो ग्राफ इधर को चलता, ऊपर की ओर चलता, यानी इस दिशा में चलता। तो जहाँ तक त्रिज्या है यानी इस बिंदु तक अगर देखें, सतह तक यहाँ से लेकर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहेगा। लेकिन इसके बाद सतह पर आ गए, जैसे ही सतह पर आएंगे तो सतह पर वैद्युत क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना था, E बराबर यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे कैपिटल R², इतना होता है इस बिंदु पर, यानी सतह पर, यानी कैपिटल R दूरी चलने पर। यानी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R दूरी चल गए, यानी ये हम आ गए यहाँ पर कैपिटल R दूरी पर। इससे आगे वैद्युत क्षेत्र जो निकल के आता है वो उसके लिए सूत्र ये है, आगे का मतलब सतह से दूर की ओर चलने पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे स्मॉल r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ेगा तो ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से। यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ेगा। तो ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा, ग्राफ इस तरह से चलेगा। फिर से ध्यान दीजिए कि केंद्र से जैसे जैसे दूरी आगे की ओर बढ़ती है तो त्रिज्या जितनी, यानी गोली कोश की त्रिज्या की दूरी तक वैद्युत क्षेत्र, ये देखो यहाँ से यहाँ तक शून्य ही है, लेकिन जैसे ही त्रिज्या पर पहुँचते हैं वैसे ही वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे कैपिटल R²। लेकिन वहाँ से जैसे ही दूरी और बढ़ती है तो वैद्युत क्षेत्र घटने लगता है, और घटता है इस प्रकार से घटता है जिस प्रकार से ग्राफ में दिखाया गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक हमारा पूरा हुआ। यानी ये टॉपिक हमारा चल रहा था अभी तक, गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गोली कोश एक समान रूप से आवेशित था। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, अगला टॉपिक है हमारा एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल लेते हैं, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि गोली कोश क्या होता है और गोला क्या होता है। गोली कोश के बारे में हमने बताया था, जो खोखला गोला अंदर से खोखला हो और पदार्थ केवल बाहरी सतह पर लगा हो तो गोली कोश था। लेकिन यहाँ पर गोला है, लिखा है अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक गोला है, यहाँ पर गोला का मतलब अंदर भी पदार्थ भरा हुआ है। अंदर भी पदार्थ है तो आवेश वहाँ पर भी पहुँचेगा, क्योंकि ये एक अचालक गोला है। अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, अगर ये गोला अचालक ना होकर चालक होता तो आवेश कहाँ पर होता, और अचालक है तो क्या हुआ। लो पहले हम समझा देते हैं, इसी पॉइंट को पहले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक गोला है, अगर ये चालक होता तब क्या होता। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको +Q आवेश दिया है, या कहें कि पहले -Q से ज़्यादा समझ में आएगा, यानी माइनस आवेश दिया है, ऋणावेश दिया है। ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दिए हैं, ऋणावेश होते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो हमने बहुत सारे इसको ऋणावेश दिए हैं। इस पूरे गोले को अंदर से भी पदार्थ है तो अंदर भी हमने बहुत सारा ऋणावेश दिया है। ये मान लो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और दोनों ही ऋणावेशित हैं।
ऋणावेशित होंगे तो क्या होगा, इस पर भी ऋणावेश है, इस पर भी ऋणावेशित है, तो ये दोनों ऋणावेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर ये चालक है तो ये इलेक्ट्रॉन चलकर आगे की ओर चले जाएंगे और यहाँ सतह पर पहुंच जाएंगे और ये सतह ऋणावेशित हो जाएगी। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर धक्का लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहाँ पहुंचेगा, इधर आ जाएगा, यानी बाहरी सतह पर आ जाएगा, सतह पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर सतह ऋणावेशित हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, अगर ये गोला एक चालक होगा तो चालक में इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, अतः वो इलेक्ट्रॉन चलकर सतह पर पहुंच जाएंगे और पूरी सतह जो होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। ऐसा तब होगा जब ये गोला एक चालक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, यानी आवेश जिसमें चल सकता है। तो ये सारा आवेश जितना भी दिया है वो अगर ये चालक होगा तो सारा आवेश चलकर और सतह पर पहुंच जाता है, अगर ये चालक हो। इसके विपरीत अगर मान लीजिए ये कुचालक हो, अचालक हो, अचालक अगर यह है तो जहां जितना आवेश दे दिया जाएगा उतना आवेश वहीं पर बना रहेगा, फिर वो चलकर उसकी सतह पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यही अंतर है चालक और अचालक। तो हमारा चूंकि यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है, लिखा है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो आवेश हम जितना दे देंगे वो आवेश जिस जगह पर दे देंगे वो आवेश उसी जगह पर संचित बना रहेगा। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि एक गोला है और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है और उसमें हमने पूरे गोले को आवेश दिया है, हर जगह आवेश है, ये आवेश इस तरह से फैला हुआ है। क्योंकि ये अचालक गोला है इसलिए आवेश चलकर यानी आपस में प्रतिकर्षित होकर बाहर की ओर यानी सतह पर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो ये हमने आवेश दिया है प्लस क्यू आवेश दे दिया। और इस गोले के कारण या कहें कि गोले पर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P हम मान लेंगे, ये बिंदु P है। बिंदु P पर यानी बाहर सतह पर निकालेंगे, या सतह से बाहर यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सतह पर निकालेंगे और आंतरिक यानी अंदर भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। 3 बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी हमने गोली कोश के कारण निकाला था, बाह्य बिंदु पर, सतह पर और अंदर निकाला था। अब हम अचालक आवेशित गोले के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निकालते हैं सबसे पहले बाहरी बिंदु पर यानी P पर, यह बिंदु P है। तो हमने बताया, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वहां से गुजरने वाला सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ, चूंकि ये गोला है, आवेशित गोला है, तो उसके कारण गॉसियन पृष्ठ भी गोली ही होगा। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। मान लीजिए कि मध्य बिंदु यानी गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु P है, ये स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है। तो बिंदु P पर हम एक क्षेत्रफल अवयव dA चुनेंगे। क्षेत्रफल dA, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, बाहर की ओर होती है, यानी ये dA की दिशा हो गई। और इसी आवेश के कारण बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये चूंकि धनावेश हमने यहाँ पर लिया है, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर की ओर होती है। तो दूर की ओर हमने एक चिन्ह लगा दिया है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर देखें तो E और dA के बीच का कोण जो होगा थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस गोले के कारण, जो कि कैपिटल आर त्रिज्या का है, इस गोले के कारण बाह्य बिंदु पर सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। चाहे तो बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो हमने लिखा, हेडिंग डाला है, इससे पहले हम चित्र का वर्णन कर सकते थे। चित्र के वर्णन में क्या लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है और ये आवेश पूरे आयतन में समान रूप से वितरित है। ठीक है, और इस पर आवेश चूंकि पूरे आयतन में आवेश समान रूप से वितरित है तो यहाँ पर आवेश का आयतन घनत्व लगेगा। घनत्व भी हमने 3 प्रकार के बताए थे, यहाँ पर फिर से हम दोबारा से याद दिलवा देते हैं। एक तो आवेश का रेखीय घनत्व था, यानी लैम्डा, लैम्डा बराबर था आवेश बटे लंबाई।
एक आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, सिग्मा बराबर था Q बटे क्षेत्रफल, यानी पूरे क्षेत्रफल पर अगर फैला हुआ हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, और यदि आयतन पूरे आयतन में फैला हो तो आयतन घनत्व कहलाता है। आयतन घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, जो कि Q बटे और आयतन होता है V वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए, अगर आवेश लंबाई में फैला हो तो लंबाई से भाग दे दें, क्षेत्रफल पर फैला है तो क्षेत्रफल से भाग दे दें, और यदि आयतन में, पूरे आयतन में आवेश फैला है तो आयतन से आवेश में भाग दे देंगे। तो जब आयतन से भाग देंगे तो आयतन घनत्व यानी रो निकलता है, क्षेत्रफल से भाग देंगे तो पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा निकलता है, लंबाई से भाग देंगे तो रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा हो जाता है। तो लैम्डा और सिग्मा का उपयोग हम पिछले डेरिवेशंस में कर चुके हैं। अब यहाँ पर जरूरत है हमें आयतन घनत्व, यानी इस गोले पर, पूरे गोले पर आवेश का आयतन घनत्व मान लीजिए कि रो है, तो रो बराबर यहाँ पर होगा आवेश बटे आयतन। आयतन घनत्व होने का आयतन से भाग लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए तो हमने सबसे पहले क्या लिया, बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, उस गॉसियन पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव dA चुना, फिर dA से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल फ्लक्स निकलाएगा, उसकी गॉस प्रमेय से तुलना कर देंगे, तो डेरिवेशन हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसी काम को करते हैं। आइए, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स लिख दो या वैद्युत फ्लक्स, एक ही बात है, वैद्युत फ्लक्स यानी d फाई ई। देखो, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी d फाई ई होगा, यानी सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म को d लगाकर डिनोट किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल को a से, लेकिन सूक्ष्म क्षेत्रफल को dA से। ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स को d फाई ई से। तो d फाई ई बराबर क्या होता है, E डॉट dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल सदिश। तो ये हो जाएगा E डॉट dA, यानी A डॉट B है, A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो E dA cos थीटा, थीटा का मान यहाँ पर हम बता चुके हैं, देखो यहाँ पर थीटा बराबर 0 था तो 0 आ जाएगा, cos 0 का मान 1 है, अतः हो जाएगा d फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा E इंटू dA। यदि हम निकालना चाहते हैं पूरे गोलीय पृष्ठ से, यानी पूरे गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं तो कुल फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, सूक्ष्म फ्लक्स को डी फाई ई से डिनोट करते हैं। तो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या करेंगे, कुल फ्लक्स निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन ई dA। बात आती है कि कौन सा इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा या यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं वो संपूर्ण पृष्ठ जो है पूरी तरह से बंद है, तो बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर एक सर्किल खींच देते हैं, बंद पृष्ठीय समाकलन कह दें या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कह दें। तो यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई dA। यहाँ पर ई को कांस्टेंट है तो ई को बाहर कर लेंगे, तो ई इंटू बंद पृष्ठीय समाकलन dA का मतलब छोटे से भाग का क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी ई की जगह ई ही लिख दीजिए, और dA का मतलब सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कर दिया पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया समीकरण 1 मान लीजिए। तो हमने क्या बताया था, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, अब इसकी गॉस प्रमेय से तुलना कर दो। तो लिख देंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय के अनुसार जो फाई ई होता है, फाई ई बराबर क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण सेकंड है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर
1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करते हैं तो ये निकलेगा, देखो E इंटू 4πr² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से E बराबर निकालें तो E बराबर निकलेगा 1/4πε0 और Q/r², ये निकलेगा, ये निकल कर आ गया है। यानी ये तब होगा जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ देख रहे हैं, कैपिटल R तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी अंदर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या, और स्मॉल r है वो और दूर तक ली गई है। तो स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कैपिटल R सेंटर से और इसकी परिधि तक की दूरी है, पृष्ठ तक की दूरी है। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R उस कंडीशन के लिए होगा। यहाँ से क्लियर है कि Q/4πε0 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर निकल के आता है E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये सेम वही डेरिवेशन निकल के आया जो गोली कोश के कारण उसके बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकला था। लेकिन अब यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पर आवेश जो है, आवेश की मात्रा अगर निकालना चाहें तो कितनी होगी। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व रो बराबर होता है, रो बराबर क्या है, रो बराबर आवेश बटे आयतन। तो इसलिए यहाँ से अगर हम Q बराबर निकालें तो आवेश की मात्रा निकालें तो क्या निकलेगी, Q बराबर निकल जाएगा आयतन इंटू घनत्व। Q बराबर आयतन इंटू घनत्व। आयतन का मतलब इस गोले पर जिस पर आवेश फैला हुआ है उस गोले का आयतन, और गोले का आयतन जो होता है, यानी Q बराबर क्या निकला, यहाँ पर रखें गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ इंटू रो। ये बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हमारा जो गोला था जो लिया था उसकी त्रिज्या कैपिटल R थी, तो कैपिटल R यहाँ पर आ जाएगा, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र यही था, ये हमने रख दिया। तो ये Q का मान निकला, इस Q का मान हम ऊपर वाले में रख देंगे तो क्या निकलेगा, यानी यहाँ पर रख दीजिएगा, तो E बराबर निकलेगा, इसलिए E बराबर 1/4πε0, ध्यान दीजिए ये 1/4πε0, और Q स्मॉल Q का मान ये निकला कितना, 4/3 पाई r³ इंटू रो, और बटे यहाँ पर स्मॉल r² है। ठीक है, इसमें जो कट जाए काट दो। देखो जैसे 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रो बटे एप्सिलॉन 0, यानी E बराबर निकलेगा रो अपॉन, देखिए 4 पाई कट गया, 3 है ना, तो ध्यान दीजिए दोबारा से, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 पाई, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ये बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू और r³ बटे r², और ये 3 और बचेगा नीचे, यानी बटे में है तो ये नीचे आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। अब यदि हम गोले के सतह पर निकालते हैं या गोले के पृष्ठ पर, तो सेकंड हमारी कंडीशन है गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर जैसे ही बात करेंगे, देखो यहाँ पर अभी स्मॉल r बड़ा था, अब यही बिंदु सतह पर आ जाएगा तो स्मॉल r जो होगा फिर कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो पृष्ठ पर की बात करेंगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों मान ऊपर वाले दोनों सूत्रों में रख दीजिए, सीधा निकलाएगा। स्मॉल r की जगह कैपिटल R, स्मॉल r निकला है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये यहाँ पर भी रख दीजिए और चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, दोनों जगह रख दीजिए तो निकल के आ जाएगा। इसलिए अब E बराबर क्या निकलेगा, 1/4πε0 और Q बटे कैपिटल R²।
तो एक तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। और चूंकि अभी हमने निकाला कि Q बराबर, ये निकाला था Q बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो, ठीक है, ये रख दीजिए इसी में। तो क्या निकलेगा, चूंकि Q बराबर क्या है, यहाँ लिख दीजिए Q बराबर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये मान यहाँ रख दीजिए। तब क्या हो जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q का मान है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू रो बटे नीचे आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वही 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 4 पाई से 4 पाई कटा और रो बटे एप्सिलॉन 0 बचेगा। कितना बचेगा, तो रो बटे एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर की 3 घातें कट जाएंगी, तो यहाँ पर केवल आर बचेगा। कितना बचेगा, आर बचेगा, और ये 3 नीचे बचेगा, यानी 3 यहाँ आ जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट मान रख सकते थे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखना था, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता, कैपिटल आर स्क्वायर से आर क्यूब, यानी ये कटेंगे तो 3 घात कट जाएंगी और r/3 बच जाएगा। तो वही यहाँ पर निकल कर आ गया r/3, यानी E बराबर निकल के आ गया रो बटे एप्सिलॉन 0 इंटू r/3, ये निकलेगा, ठीक है, ये निकल के आ गया। ये कहाँ निकला, अभी पृष्ठ पर निकला, सतह पर निकला। अब एक बिंदु और बचा है आंतरिक बिंदु पर, यानी ये गोली कोश है, गोली कोश नहीं, गोली यानी गोला लिया हमने, अचालक गोला। तो अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए हमें दोबारा से हमें चित्र बनाना पड़ेगा आगे समझने के लिए। तो यहाँ पर फिर से हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने लिया है आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु P डैश पर, यानी एक अंदर बिंदु लिया है, यानी ये पूरा गोला है और इस पूरे गोले पर आवेश समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित होने का मतलब हर जगह आवेश का आयतन घनत्व रो जो होगा वो समान होगा। इसी सिद्धांत का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस यानी आवेश पूरे गोले पर फैला हुआ है, उसके अंदर कोई बिंदु हमने ले लिया है, और मान लीजिए कि ये बिंदु है, इस गोले का केंद्र है O, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर बिंदु है। अब की बार हमने जो लिया है वो P डैश है, बिंदु क्या है, P डैश। तो P डैश से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, आंतरिक बिंदु P डैश पर, यानी P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए P डैश से गुजरने वाला सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ खींच लो। एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया, और फिर वही काम करना है, गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA चुनेंगे। ये क्षेत्रफल अवयव dA चुन लिया, और अंदर भी आवेश इसमें है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा, दूर की ओर होगा, यानी E होगा। और क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के अवलंबवत, यानी dA ये बाहर की ओर होगी। यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 होगा, यानी E और dA दोनों समानांतर हैं। तो आंतरिक बिंदु पर जो स्मॉल r होगा वो लेस देन कैपिटल R होगा, यानी आंतरिक बिंदु पर पूरे गोले की त्रिज्या की तुलना में, यानी पूरे गोले की त्रिज्या ये थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी गोले की त्रिज्या, तो स्मॉल r जो होगा अंदर है, तो ये दूरी कम है, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये होगा। तो हम क्या करेंगे, dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, यानी क्षेत्रफल अब dA चुना, dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल फ्लक्स निकल आएगा, उसकी गॉस प्रमेय से तुलना कर देंगे। तो क्षेत्रफल अब dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
यानी डी फाई ई सूक्ष्म फ्लक्स होगा जिसको डी फाई ई से नोट करेंगे। ई डॉट डी ए यानी ई डॉट डी ए यानी ई और डी ए के बीच का कोण यहाँ पर 0 है तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 है तो डी फाई ई बराबर निकलेगा ई डी ए। कुल फ्लक्स निकालें तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स को नोट करते हैं हम फाई ई से, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन और ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन कहिए या क्लोज्ड इंटीग्रेशन कह दीजिए। और ई डी ए जैसा कि इसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है यानी कांस्टेंट होता है तो ई को बाहर ले लीजिए कांस्टेंट को और ई और बंद पृष्ठीय समाकलन डी ए। तो डी ए का मतलब छोटे से भाग का क्षेत्रफल जो कि क्षेत्रफल अभी अब हमने डी ए चुना था उसका क्षेत्रफल और इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी फाई ई बराबर ई इंटू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर दोबारा समझ लें डी ए का मतलब छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मानिए और गॉस प्रमेय से इसकी तुलना कर देंगे। गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर गॉस प्रमेय क्या कहती है फिर से दोबारा समझिए। यानी इस गॉसियन पृष्ठ से या इस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन विचार करने की बात है पूरे गोले पर यानी बड़े वाले गोले पर आवेश जो था वो था क्यू। लेकिन अगर अंदर हमने एक गोला खींचा है इससे घिरे हुए आवेश की बात हो रही है यहाँ पर गॉस प्रमेय में। यानी गॉस प्रमेय ये कहता है कि जो पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है यानी इस गोले द्वारा घिरा हुआ आवेश। तो सामान्य सी बात है कि बाहर वाले गोले पर यानी बड़े गोले पर लेंगे तो आवेश ज़्यादा होगा और अंदर वाले गोले के अंदर घिरा हुआ आवेश कम होगा। अंदर वाले आवेश पर मान लीजिए कि आवेश क्यू डैश है तो यहाँ पर आवेश की मात्रा क्यू ना रखकर क्यू तो पूरे बड़े वाले गोले पर आवेश था और क्यू डैश होगा अंदर वाले गोले पर आवेश की मात्रा होगी। ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 पक्षांतर कर दीजिए और ई का मान निकाल दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। ये निकल कर आया, ठीक है, ये निकल कर आया। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यानी क्यू डैश का मान निकालेंगे। क्यू डैश कितना होगा क्यू की तुलना में। क्यू आवेश पूरे यानी बाहर वाले गोले पर यानी कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले पर आवेश था क्यू और अंदर वाला गोला जो हमने माना स्मॉल आर त्रिज्या का उस पर आवेश की मात्रा है क्यू डैश। लेकिन हम यहाँ पर पीछे बताया था कि इसी सिद्धांत का यूज करेंगे कि हर जगह आवेश का घनत्व जो होगा आयतन घनत्व होगा वो समान होगा। परंतु लिख देंगे यानी दोनों पर आवेश का जो घनत्व होगा वो समान होगा यानी आयतन घनत्व रो बराबर होगा। अगर हम पूरे बड़े वाले गोले की बात करें तो आवेश बटे बड़े वाले गोले का आयतन यानी ये था फार्मूला हमारा रो बराबर आवेश बटे आयतन, है ना। आवेश बटे आयतन, आयतन किसका क्यू किस पर आवेश था यानी बाहर वाले गोले पर। इस
गोले पर, तो इसी गोले की त्रिज्या लगेगी बटे आयतन। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर जो लगेगा बड़े वाले गोले की त्रिज्या लगेगी, क्योंकि क्यू जो है बड़े वाले गोले पर आवेश था, बराबर होगा अंदर वाले गोले पर आवेश जो क्यू डैश माना बटे आयतन भी अंदर वाले गोले का लगेगा, तो त्रिज्या भी अंदर वाले गोले की, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि अंदर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। जो दोनों तरफ है इनकी तुलना कर दीजिए, यानी हम इसको रो को अलग बंद कर दें और 4.3 पाई से 4.3 पाई काट दें, और ये निकल कर आ जाएगा, यानी क्यू डैश बराबर निकल कर आएगा, क्या निकलेगा, आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू इंटू क्यू, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू डैश का मान निकला। ये क्यू डैश का मान उठाकर ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, तो इस प्रकार से निकलेगा। अब इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो क्यू डैश का मान ये निकाला हमने, कितना, आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू इंटू क्यू और बटे आर स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं नीचे आर स्क्वायर, यानी ये वाला आर स्क्वायर आ गया, तो जो कट जाए उसको काट दीजिए। आर स्क्वायर से अगर ये 3 घात कट जाएगी और फिर कितना बचेगा, E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखो ये क्यू बचा और आर बचा, केवल स्मॉल आर बचा, और नीचे आ गया आर क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, और यहां से यदि हम आवेश का मान निकाल देते हैं तो Q बराबर कितना निकलेगा, Q बराबर निकलेगा V इंटू रो, यानी V का मतलब Q कौन सा ले रहे हैं हम, यहां पर देख रहे हैं Q जो है बड़े वाले गोले पर आवेश की मात्रा है, तो यहां पर बड़े वाले गोले पर आवेश की मात्रा है, तो ये आयतन भी बड़े वाले गोले का होगा, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू रो, और ये Q। तो अब ये Q का मान फिर से रख दीजिए, Q का ये मान है, ये उठाकर यहाँ रख दीजिए, तब क्या निकलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का मान रखें 4/3 पाई आर क्यू रो, ये Q का मान रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर बटे आर क्यूब। ठीक है, ये निकलेगा। तो यहाँ से देखो आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये सब कट जाएंगे, और अब मान निकल कर आएगा, देखो आर क्यूब से ये आर क्यूब कटा, और 4 पाई से ये 4 पाई कटा। ठीक है, तो अब बचेगा रो बटे एप्सिलॉन 0, रो बटे एप्सिलॉन 0, और यहाँ से बचेगा रो बटे एप्सिलॉन 0 बचा, और यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी 3 बचा है, वो नीचे आ जाएगा, और ये स्मॉल आर बचा, तो स्मॉल आर बटे 3 ये निकला, अथवा कहें कि E प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, E प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, ये निकलेगा। ये निकला है, तो इसका हम ग्राफी निरूपण भी कर सकते हैं कि गोले के केंद्र से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से बदलती है। यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये पूरा गोला है और गोले का ये केंद्र है, ये गोले की त्रिज्या है, ये इसका केंद्र है। यहाँ से एक चीज और निकलती है, ये निकल कर आया, अगर हम यहाँ पर स्मॉल आर यानी दूरी केंद्र से 0 कर दें थोड़ी देर के लिए, यदि स्मॉल आर बराबर 0 कर दें तो E बराबर निकल कर आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे आर का मान फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और किस प्रकार से बढ़ता है,
त्रिज्या के अनुक्रमानुपात में वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है। तो ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा ये निकालना है हमें। तो इस प्रकार से देखें, दोनों दिशाओं में देखेंगे, दोनों दिशाओं में देखेंगे। वाई अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ले लेते हैं और एक्स अक्ष पर हमने स्मॉल आर दूरी ली है। मान लीजिए कि ये वाली त्रिज्या है, यहाँ तक तो दूरी कितनी है, त्रिज्या है, यानी ये कैपिटल आर है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये सेंटर है ओ, ये निकाला अभी हमने। आर बराबर 0 तो ई बराबर 0, यानी वैद्युत क्षेत्र शून्य है। कहाँ पर, यानी केंद्र पर। तो देखो केंद्र पर, यानी ये है ऑरिजिन पॉइंट, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो कहाँ तक बढ़ेगा, समान रूप से, यानी यहाँ से यहाँ तक जो निकल के आया है, जो वो वैद्युत क्षेत्र था ई प्रोपोर्शनल आर, तो सीधा सीधा अनुक्रमानुपात में है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा, आगे जो निकल के आया था, यानी बाह्य बिंदु पर, यानी इस सरफेस से बाहर जाएंगे तो बाह्य बिंदु पर पहुंच जाएंगे। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो निकल के आया था वो निकला था, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r², यानी बाहरी बिंदु पर उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में वैद्युत क्षेत्र बढ़ता था, या वैद्युत क्षेत्र गिरता था या परिवर्तित होता था। तो इस प्रकार से आएगा, जैसे जैसे और दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। अब इस तरह से आएगा, यानी पृष्ठ से आगे की ओर बढ़ेंगे, पृष्ठ की सतह से, यानी आर दूरी से और आगे बढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से परिवर्तित होगा। इसी प्रकार सिमेट्रिकली अगर हम इस दिशा में यानी दूसरी दिशा में भी देख लें, तो यहाँ तक तो त्रिज्या है, तो इस दूरी तक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल आर है। इससे आगे चलने पर वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से परिवर्तित होगा, ग्राफ द्वारा दिखाएंगे, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r², यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ेगा। तो इधर भी हम स्मॉल आर लिख देंगे थोड़ी देर के लिए, स्मॉल आर बढ़ रहा है। यहाँ पर इस बिंदु तक हम क्या लेंगे, ये बिंदु कैपिटल आर दूरी तक है, यानी गोले की त्रिज्या है। तो इस दिशा में जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्रारंभ में यानी केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, यानी ई प्रोपोर्शनल आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, यानी बढ़ना स्टार्ट हो गया। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, सतह तक। सतह से जैसे ही बाहर आएंगे फिर वैद्युत क्षेत्र घटना स्टार्ट होगा, और घटता किस क्रम में है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में घटता है। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस ग्राफ में हमें दूरी के साथ, यानी केंद्र से दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन दिखाया गया है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। इन ग्राफ पर आधारित बहुत सारे बहुविकल्पी या कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इन ग्राफ की सहायता से। जबकि गोली कोश के लिए हमने पीछे दिखाया था ग्राफ द्वारा, वहाँ पर परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा था। ये दिखाया था कि केंद्र से जैसे जैसे केंद्र से लेकर सतह तक वैद्युत क्षेत्र शून्य था, लेकिन फिर जैसे ही हम सतह पर आते हैं वैद्युत क्षेत्र तेजी से बढ़ जाता है, होता है 1/4πε0 Q/R²। फिर वहाँ से और आगे बढ़ने पर फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में घटता है, ठीक है। और जबकि गोले के केस में यहाँ पर ग्राफ इस तरह से आता है, ये वाला, ये इस तरह से जाता है फिर यूँ जाता है। और गोली कोश के केस में वैद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ इधर को चलेगा, फिर ऊपर की ओर बढ़ेगा, फिर इस दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी हमारा पूरा हुआ। और
इस प्रकार से ये चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाता है यहीं पर हमारा। और आज के बाद जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे इस चैप्टर से संबंधित। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चाहें तो उस पर कुछ कमेंट लिखें जो कि हमारे मनोबल को और ज़्यादा बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको तुरंत पता लगता रहे कि हमारे वीडियो डाले गए हैं। जैसे ही वीडियो डाले जाएं आपके पास सूचना पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।